बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा-ए-तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। एजुकेटर स्कूल अल-क्लीन कैंपस ऑनलाइन स्टडी में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जमात 9th प्री 9th, उन्वान है खतूत नवीसी। उन्वान है खतूत नवीसी। खतूत नवीसी में हम डिस्कस करेंगे ख़त किसे कहते हैं, इसके लुग़वी मायने क्या हैं, इस्तिलाही मायने क्या हैं, ख़त की अज्जा कौन से हैं या ख़त के हिस्से कौन से हैं, खतूत की इक़साम कौन सी हैं, ख़त लिखते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उसके बाद जिनकी ख़त तहरीर कैसे किया जाता है वो थोड़ा सा नमूना है वो दिखाएंगे आपको। सबसे पहले हम देखते हैं कि ख़त है क्या। ख़त अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ख़त की जमा खतूत है। ख़त निजी सतह पर, निजी यानी कि ज़ाती सतह पर शख्सी जज्बात के इजहार का तरीका है, यानी कि ज़ाती जज्बात के इजहार का तहरीरी सूरत में जो इजहार है उसे ख़त कहते हैं। ख़त से इंसानी शख्सियत का इजहार होता है। ख़त के ज़रिए कोई भी इंसान जो है वो अपने जज्बात एहसासात का इजहार कर सकता है तहरीरी सूरत में। लुग़वी मायने है मकतूब, तहरीर या अंदाज़े तहरीर। इस्तिलाही मायने, जब हम एक शख्स से कोई बात कहना चाहें और वो हमारे सामने मौजूद ना हो तो अपनी बात और गुफ्तगू उसे लिख कर भेजना खतूत निगारी कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि ख़त के अज्जा कौन से हैं। ख़त के अज्जा में, ख़त के हिस्सों में जो पहला है वो ये है आगाज़, मुकाम, रवानगी और तारीख़। आगाज़ में हम क्या लिखेंगे? मुकाम, रवानगी और तारीख़, यानी कि हमने ख़त तहरीर करने का पता कि ख़त हम कहाँ से लिख रहे हैं। बोर्ड पैटर्न के मुताबिक बेटा आपने कभी भी पता नहीं लिखना, आप इम्तहानी मरकज़ तहरीर करेंगे और उसके बाद ख़त लिखने की तारीख़, या आप किस तारीख़ को ख़त लिख रहे हैं, जिस तारीख़ को आप ख़त लिख रहे हैं वो तारीख़ आप आगे तहरीर करेंगे। अगला पॉइंट है अलकाब व अदाब। अलकाब यानी कि पुकारना, मुखातिब करना अदाब के साथ। अब क्या है कि मर्द के मर्तबा के मुताबिक खताब। आपने अलकाब व अदाब जो इस्तेमाल करने हैं वो आपने मर्तबे के मुताबिक करने हैं। दोस्त को अब आप किसी और तरह से पुकारेंगे, वालिद साहब को आप किसी और तरह से पुकारेंगे, वालिदा को किसी और तरह से पुकारेंगे। इसी तरह जिस तरह का मर्तबा होगा, रिश्ता होगा, उसी के मुताबिक आपने अलकाब व अदाब इस्तेमाल करने हैं। उम्र के मुताबिक कलमात। अगला पॉइंट है अलकाब व अदाब का उम्र के मुताबिक कलमात। आप वालिद को लिख रहे हैं, वालिदा को लिख रहे हैं तो मोस्टली हम क्या करते हैं? अस्सलामु अलैकुम से शुरू करते हैं। अगला हिस्सा है नफ्से मज़मून या मतन। नफ्से मज़मून या मतन ये सबसे अहम हिस्सा है। इसमें आपको अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका मिलता है। तमहीद से आप आगाज़ करेंगे, यानी कि खैरियत पूछना और दरियाफ्त करना। आप पहले खैरियत पूछेंगे, फिर दरियाफ्त करेंगे, फिर अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे। असल मुद्दा गर्ज़, यानी कि पहले आप हाल अहवाल पूछेंगे, फिर आप ख़त तहरीर करने का मकसद बयान करेंगे कि आपने ख़त तहरीर क्यों किया है, मकसद क्या था, क्या काम था जिसकी वजह से आपने तहरीर लिखी। तकमील मज़मून, मौजू अल्फाज में तकमील करना। अब बेटा जब भी आपने ख़त लिखना है तो एकदम से उसे ख़त्म नहीं कर देना, बल्कि मौजू अल्फाज के साथ उसे मुकम्मल करना है। आपके अल्फाज इस तरह से हों कि पता चले कि जो है ये इख्तिताम पज़ीर हो गया है, तकमील को पहुंच गया है। अगला हिस्सा है इख्तिताम, यानी कि अब आपने ख़त का इख्तिताम कैसे करना है। आपने इख्तितामी कलमात हैं, वो मुख्तलिफ इख्तितामी कलमात हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप किसी बड़े को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे दुआओं का तलबगार, दोस्त को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे दुआ को, किसी छोटे को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे दुआ को, ठीक है। या वसलाम आपका भाईजान, इस तरह से आप लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि खतूत की इक़साम कौन सी है, कौन कौन से कितनी किस्म के खतूत होते हैं। सबसे पहले है ज़ाती खतूत। ज़ाती खतूत जो हम अपने रिश्तेदारों को, वालिदा को, वालिद को लिखते हैं वो ज़ाती खतूत होते हैं। उसके बाद कारोबारी
तय करने के लिए लिखते हैं वो कारोबारी खतूत होते हैं। सरकारी खतूत, इनका ताल्लुक हुकूमत से होता है, इनमें दरख्वास्तें और दस्तावेज भी शामिल होती हैं। सरकारी खतूत को गैर रस्मी खतूत भी कहा जाता है। जैसे हम किसी पब्लिशर को खत लिखते हैं तो जो है ऑफिशियल लेटर भी हम इसे कहते हैं, दरख्वास्त खत होता है कि उसमें लिखा खत जाता है लेकिन दरख्वास्त वाले अंदाज में लिखा जाता है। जो सरकारी या गैर रस्मी खतूत होते हैं ना, इसमें हाल नहीं पूछा जाता, डायरेक्ट जो है मकसद की तरफ मकसद की बात की जाती है। जैसे हम किसी सरकारी अफसर को लिखते हैं कोई शिकायत वगैरह करने के लिए, या हम पब्लिशर को बुक्स मंगवाने के लिए खत लिखते हैं तो वो सरकारी खतूत में या गैर रस्मी खतूत में आएंगे। अब खत लिखने का तरीकाकार क्या है, या खत लिखते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले बेटा आपने पहली, दूसरी और चौथी सतर के आगाज में एक या दो अल्फाज की जगह छोड़नी है। अब खत के नमूने पे आए, ये बेटा मार्जिन लाइन है, ये मार्जिन लाइन है। मार्जिन लाइन से आपने राइट साइड पे, मार्जिन लाइन से आपने राइट साइड से एक या दो अल्फाज की जगह छोड़कर इम्तहानी मरकज लिखना है, यानी कि खत तहरीर करने का पता। बोर्ड पैटर्न के मुताबिक आपने खत तहरीर करने का पता नहीं लिखना, आप इम्तहानी मरकज में बैठकर लिख रहे हैं तो इम्तहानी मरकज ही लिखेंगे। कमरा इम्तहान में बेटा लिखा जा सकता है, लेकिन उसमें बहस ये होती है कि कमरा के आगे अलिफ आना है कि ही आना है। इस बहस से बचने के लिए बेहतर ये है कि आप इम्तहानी मरकज तहरीर करें। सादा और मुख्तसर फिकरात, खत जो है वो उसमें आम बोलचाल की जुबान का इस्तेमाल करना चाहिए, मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, और फिकरात जो है वो छोटे छोटे होने चाहिए ताकि जो है पढ़ने वाला जो है वो ताहट का शिकार ना हो। अगला पॉइंट है मुखातिब की उम्र, हैसियत और रिश्ते के मुताबिक मौजू अल्फाज का इस्तेमाल। अब आपने जब किसी को मुखातिब करना है तो उसकी उम्र, उसकी हैसियत और रिश्ते के मुताबिक आपने अल्फाज का इस्तेमाल करना है। वालिद साहब होंगे तो आप अल्फाज और तरह के इस्तेमाल करेंगे, वालिदा साहिबा होंगी तो और तरह से इस्तेमाल करेंगे, बड़े भाई को लिख रहे हैं तो और तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, छोटे भाई को लिख रहे हैं तो और तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, किसी बाहर वाले को लिख रहे हैं तो और तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, किसी दोस्त को लिख रहे हैं तो उसमें बेतकल्लफाना अंदाज होगा। बड़े को दोस्त को लिखेंगे तो बेतकल्लफाना अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, और जो है किसी बड़े को लिख रहे हैं तो इज्जत व एहतराम वाले जो तज़ीम वाले अल्फाज है उनका इस्तेमाल करेंगे। अगला पॉइंट है इंसानी जज्बातों एहसासात का इजहार। खत में जो है वो किसी भी शख्सियत के जज्बात एहसासात की अक्कासी करता है। फर्ज करें आप हॉस्टल में हैं तो आप लिखेंगे कि आप वहाँ किस तरह के आपके एहसासात हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, जज्बात क्या हैं, घर से दूर रहकर आप क्या महसूस कर रहे हैं। रस्मी और गैर रस्मी खतूत का फर्क, रस्मी यानी कि जो हम घर वालों को मोस्टली लिखते हैं, और गैर रस्मी खतूत जैसा कि पहले मैंने बताया है ऑफिशियल लेटर जो दरख्वास्त टाइप खतूत होते हैं वो गैर रस्मी खतूत होते हैं। उसमें सरकारी खतूत भी शामिल है और पब्लिशर वगैरह से जो बुक्स मंगवाने के लिए होते हैं वो सारे गैर रस्मी खतूत में शामिल है। इसमें थोड़ा सा तरीका करके बेटा शुरू आपने वैसे करना है, एंड पे एड्रेस लिखने का थोड़ा सा फर्क होता है। मवाद की पैराग्राफ में तकसीम, सबसे अहम पॉइंट है बेटा, आपने खत लिखते वक्त ये नहीं पेज से शुरू किया एंड पे जाके खत्म किया है, आपने ऐसा नहीं करना। आपने हमेशा पैराग्राफ की सूरत में लिखना है, जैसा कि मैंने पहले बताया, नफ्से मजमून में, इनके मतन में तमहीद से आगाज किया है, असल मुद्दा बयान किया है, तकमीले मजमून, यानी कि ये फर्ज करें 3 पॉइंट हमें बयान करने हैं तो हम 3 पैराग्राफ में कर लेंगे इनको। यहाँ आप क्या करेंगे, अगर एक पेज का खत है तो कम से कम उसमें 2 पैराग्राफ होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 3। अल्फाज में उम्दा मंजरकशी, अल्फाज में जो है वो उम्दा मंजरकशी होनी चाहिए। ऐसा मालूम ना हो कि तहरीर करने वाला जो है जब आप खत को पढ़े तो पढ़ने वाले को ऐसा महसूस हो कि वो सारा मंजर आपकी आंखों के सामने है। तहरीरी की बजाय
आगाह करना। इसमें थोड़ा सा बड़ा फर्क है। अगर आप जो है घर में मौजूद हैं, आपके वालिद साहब फर्ज करें कहीं बाहर हैं जहां आप उनको खत लिख रहे हैं, तो आप जो है उनकी खैरियत दरियाफ्त करेंगे। अगर आप घर से बाहर हैं या वालिद साहब आपको खत लिख रहे हैं तो वो आपको आगाह करेंगे। दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं कि घर वालों की खैरियत दरियाफ्त भी करें और अपनी खैरियत के बारे में आगाह करें, दोनों पॉइंट भी हो सकते हैं। जामिया और मुख्तसर खत जो है वो बहुत ज़्यादा तवील नहीं होना चाहिए, बल्कि जामिया और मुख्तसर होना चाहिए, तकरीबन 1 पेज का। लेकिन आपने शुरू पेज से ये स्टार्ट करना है और एंड तक खत्म कर देना है अगले पेज पे। ये वाली चीज़ आपका गाइड या दुआया कलमात 1-2 लाइनें अगले पेज पे नहीं, कोशिश करें कि उसी पेज पे कंप्लीट हो जाए। अब खत का नमूना है, आप ये मार्जिन लाइन है, मार्जिन लाइन से 1 या 2 अल्फाज की जगह छोड़कर सबसे पहले आप लिखेंगे इम्तिहानी मरकज। उसके बाद जो है आप लिखेंगे तारीख, जो जिस तारीख को आप खत लिख रहे हैं वो तारीख लिखेंगे, लेकिन तारीख लिखने का अंदाज बेटा यही होना चाहिए 25 अप्रैल सन 2020। क्योंकि अगर किसी और तरीके से लिखेंगे, फर्ज करें आप 25 लिख देते हैं 4 सन 2020, यानी कि 25 डेट है, चौथा महीना है और सन 2020 है, वो गलत है तरीका है। किसी भी और तरीके से तारीख लिखेंगे तो वो बेटा गलत होगी। आपने इसी अंदाज से तारीख जो है तहरीर करनी है। अगला पॉइंट है प्यारे वालिजान। अब आपने बेटा इम्तिहानी मरकज, तारीख और उसके बाद जो है ये चौथी लाइन, पहले मैंने बताया पहली, दूसरी और चौथी लाइन के आगाज में, पहली, दूसरी और चौथी लाइन के आगाज में आपने 2 से 1 या 2 अल्फाज की जगह छोड़कर लिखना है। ये देखिए इस तरह, ये बराबर आना चाहिए यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। अब प्यारे भाईजान इनके अलकाबो अदाब में आपने क्या लिखना है, तो इसके 2 तरीके बेटा। एक तो जहाँ से ये डेट खत्म हो रही है वहाँ से आप अलकाबो अदाब लिखना शुरू कर दें, और दूसरा ये है कि आप अलकाबो अदाब जो है वो पेज के दरमियान में लिखें और लिखने के बाद जिसको भी लिख रहे हैं निदाया की अलामत इस्तेमाल करें। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम से हम शुरू करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम बेटा आपने अलिफ सीन लाम अलिफ ला नहीं लिखना, अस्सलाम वालेकुम अलिफ लाम सीन इस तरह करके आप शुरू करेंगे। अगर आप अस्सलाम वालेकुम सीन से शुरू करेंगे तो वो गलत होगा, लाम का इस्तेमाल लाजमी करना है। और एक और बात, अस्सलामु अलैकुम के दरमियान में वाव इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये कवायद की रूह से गलत है, क्योंकि वाव जो है वो हरूफ अतफ के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि हरूफ को तल्लुक या जोड़ने के लिए, लेकिन ये एक ही लफ्ज़ है तो इसमें वाव का इस्तेमाल नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम। अब अगर हम अस्सलामु अलैकुम के बाद उसी लाइन से खत शुरू करेंगे तो फिर हम ये 2 नुक्ते यानी कि राब्ता की अलामत इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसी लाइन से खत लिखना शुरू कर देंगे तो फिर बेटा हम राब्ता की अलामत इस्तेमाल करेंगे, 2 नुक्ते यानी कि। लेकिन अगर हमने यहाँ अस्सलाम वालेकुम लिखा है, यहाँ से हम शुरू करेंगे तो फिर हमने निदाया की अलामत इस्तेमाल करनी है। इस बात का बेटा ख्याल रखना है आपने। एक दफ़ा फिर सुन लीजिए, अगर आप उसी लाइन से अस्सलाम वालेकुम वाली लाइन से लिखना शुरू करेंगे तो राब्ता की अलामत इस्तेमाल करेंगे। अगर उससे निचली लाइन से लिखना शुरू करेंगे तो आप अस्सलाम वालेकुम के आगे निदाया की अलामत इस्तेमाल करेंगे। अब ये यहाँ तक अगर एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, यहाँ से आप दूसरा करेंगे तो 1 या 2 अल्फाज की जगह छोड़ देंगे ताकि पता चले कि नया पैराग्राफ जो है वो शुरू हो चुका है। ये 2 पैराग्राफ की सूरत में हमने खत तहरीर कर लिया। अब फर्ज करें खत यहाँ खत्म हो गया है, खत यहाँ खत्म हो गया है, तो वहीं से जहाँ आपका खत खत्म होगा उसके नीचे से, यानी कि ये यहाँ तक आपकी लाइन कंप्लीट हो गई है, तो उसके बाद निचली लाइन से आपने जो है दुआया कलमात तहरीर करने शुरू कर देने हैं, जैसे दुआओं का तलबगार, अम्मी जान, अब्बा जान को सलाम वगैरह, इस तरह के अल्फाज आपने तहरीर कर देने हैं। और आखिर में जो है आप करेंगे इख्तिताम, दुआया कलमात के साथ इख्तिताम करेंगे। और उसके बाद आपका भाई या आपका बेटा जिसको आप खत जिसको यानी कि आप बताएंगे कि मेरे भाई है, बेटा है, जो भी है, वो सारी चीज़ें आप तहरीर करेंगे। उसके बाद आपने अपना नाम नहीं लिखना, अलिफ बे जीम लिखेंगे।
उम्मीद करती हूँ कि बेटा आपको जो है खतूत नवीसी के तमाम नुकात जो